चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग आप लोगों को न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज योर सहायक बही पार्ट 1। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले, ठीक है। तो सहायक बही हम लोग देखे थे, सहायक बही पार्ट 2 हम लोग देखे थे जिसमें रोकड़ पुस्तक आता था। तो रोकड़ पुस्तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज सहायक बही पार्ट 1 की बारी है कि सहायक बही में होता क्या है। देखिए सहायक बही के जो प्रकार होते हैं ना, वो कुल मिला के 8 प्रकार के सहायक बही होते हैं। जैसे कि आपको बताया गया था कि दोहरा लेखा प्रणाली में सबसे पहले क्या होता है, लेन देन होता है। उस लेन देन की जो प्रविष्टि हम लोग करते हैं, कहाँ करते हैं, सहायक बही में करते हैं। उसकी लेन देन की प्रविष्टि कहाँ की जाती है, सबसे पहली प्रविष्टि सहायक बही। और सहायक बही के आधार पर ही क्या बनाई जाती है, पंजी प्रविष्टि बनाई जाती है। समझे, सहायक बही के आधार पर ही पंजी प्रविष्टि बनाई जाती है और पंजी प्रविष्टि के आधार पर क्या बनाया जाता है, खाता बही। तो ये 2 चैप्टर्स हम लोग सीख चुके कि नहीं सीख चुके। आज बारी किसकी है, सहायक बही की बारी, ठीक है। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हो किसके बारे में डिस्कस करेंगे, सहायक बही के बारे में, ठीक। तो चलिए देखिए, आज हम आपको बताएंगे सहायक बही। तो सहायक बही के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। देखिए सहायक बही जो भी लेन देन होगा उसको सबसे पहली एंट्री सहायक बही में करते हैं। और सहायक बही अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे कि सहायक बही में सबसे पहला होता है क्रय बही। बही का मतलब होता है पुस्तक। क्या होता है, बही का मतलब पुस्तक होता है, ठीक है। बही का मतलब होता है क्रय बही। तो क्रय बही होता है, एक होता है विक्रय बही, दूसरा होता है क्रय वापसी बही, क्रय वापसी बही, ठीक है। चौथा होता है आपका विक्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही। पांचवा होता है आप लोगों का प्राप्य पत्र बही, प्राप्य पत्र बही। छठा होता है आप लोगों का देवी पत्र बही, देवी पत्र बही। और अगला होता है आपका रोकड़ बही। और सबसे अंत में कोई होता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो है तुम्हारा मुख्य जनरल। क्या रहता है, मुख्य जनरल आप लोगों का रहता है। आया बात समझ में कि नहीं आया। तो ये बहियों के क्या है आपके सामने एग्जाम्पल आपके सामने पेश है, क्लियर। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं क्रय बही की। किसकी बात करेंगे, क्रय बही की। तो देखिए क्रय बही कौन सी बही होती है। देखिए ऐसा कोई भी लेन देन, क्रय बही में किसकी एंट्री करोगे, ऐसा कोई भी लेन देन जो उधार लेन देन है। अगर आप उधार माल का क्रय करोगे, किसका, उधार माल का अगर आप क्रय करते हो, उधार माल का अगर आप क्रय करोगे तो उसकी एंट्री कहाँ करोगे, क्रय बही। माल का मतलब क्या होता है, जिस चीज़ का तुम लोग व्यापार करते हो उसको अपन बोलते हैं माल। उसके अतिरिक्त जो भी चीज़ें आपके व्यापार में विद्यमान होती है उसको अपन क्या कहते हैं, संपत्ति। क्या कहते हैं, तो मैंने यहाँ क्या लिखा, अगर आप उधार माल का क्रय करोगे तो उसकी एंट्री यहाँ पे करोगे, ठीक है। अगर आप कोई संपत्ति का क्रय करोगे तो करोगे क्रय बही में एंट्री, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप नगद माल क्रय करोगे तो क्या उसकी एंट्री करोगे यहाँ पर, बिल्कुल नहीं करोगे। समझ में आ गया। किसकी एंट्री करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उधार माल के क्रय की एंट्री करेंगे और किसी की एंट्री नहीं करेंगे। समझ आ गया। इसके बाद विक्रय बही में किसकी एंट्री की जाती है, सिर्फ और सिर्फ उधार माल के विक्रय की एंट्री की जाती है। उधार माल का विक्रय, अगर आप अपने व्यापार में उधार माल का विक्रय करते हो और माल को उधार में अगर आप बेचते हो तो उधार माल का क्या करेंगे आप लोग, विक्रय करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्या करेंगे, उधार माल का विक्रय करेंगे, ठीक। तो ये होता है उधार माल का क्या, विक्रय। तो उधार माल का आप विक्रय करेंगे, ठीक है। क्या कोई संपत्ति का विक्रय करोगे, नहीं करोगे। संपत्ति के विक्रय की एंट्री करोगे, नहीं। नगद माल बेचोगे तो तब भी नहीं करोगे, सिर्फ किसका, उधार माल के विक्रय का। इसके बाद आती क्रय वापसी बही। तो क्रय वापसी बही समझ ही गए होगे, माल की वापसी, मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं लेनदार को माल की वापसी, लेनदार को माल की वापसी। अगर आप अपने लेनदार, जिस व्यक्ति से आप उधार में माल खरीदते हो, उस व्यक्ति को अगर माल वापस करोगे तो उसकी एंट्री कहाँ करोगे, विक्रय वापसी बही में। विक्रय में किसकी एंट्री करोगे, देनदार से उधार माल की वापसी, देनदार से माल की वापसी, उसकी एंट्री करोगे। समझ में आ गया। प्राप्य पत्र बही और देवी पत्र बही के क्वेश्चन तो आने से रहे तो उसको अपन ध्यान ही नहीं देते, वो पढ़ेंगे भी। रोकड़ बही तो जान ही रहे हो, पढ़ ली। रोकड़ बही में सिर्फ किसकी एंट्री होती है, रोकड़ लेन देन। अपने आप में एक चैप्टर था जो हमने क्या किया, लास्ट क्लास में जाना, ठीक। और अब बात आती प्रॉपर जनरल यानी कि मुख्य जनरल की। तो मुख्य जनरल में किसकी प्रविष्टि करते हैं, मुख्य जनरल में हम लोग प्रविष्टि करते हैं अन्य लेन देनों की। जो अन्य लेन देन होता है, मतलब ऐसे लेन देन, विविध लेन देन या फिर अन्य लेन देन जिसकी प्रविष्टि इन खाता बहियों में नहीं की जाती है, उनकी प्रविष्टि कहाँ की जाती है, मुख्य जनरल में। समझ में आ गया। चलो आपका टेस्ट लें। जैसे मैं कहता हूँ रमेश से उधार माल क्रय किया, बोलो कौन सी बही में एंट्री करोगे, क्रय बही में। राहुल को उधार माल बेचा, कौन से बही में एंट्री करोगे, विक्रय बही में। अच्छा मैं बोलूँगा श्याम से नगद माल क्रय किया, कौन से बही में, कहाँ होगी, तो गलत, किसमें एंट्री होगी, मैं बोल रहा हूँ कौन सी बही में एंट्री होगी, रोकड़ बही में, ठीक है। मैं बोलूँगा
हरीश को नगद माल बेचा, कौन सी बही में? रोकड़ बही में। समझ में आ गया? वेतन चुकाया, गलत। वेतन चुकाओगे रोकड़ का लेन देन होगा ना, रोकड़ बही में। बिजली व्यय का भुगतान किया, रोकड़ बही में। समझ में आ गया? ठीक। स्टेशनरी खरीदा, नगद मशीन खरीदा, उधार मशीन खरीदा, कर दिए कांड। उधार मशीन खरीदा बोल रहा हूँ भाई। नगद कहाँ हो रहा है? कहाँ होगा? मुख्य जनरल में होगा। कहाँ होगा? उधार माल का क्रय करोगे तो क्रय बही में, लेकिन उधार संपत्ति का क्रय करोगे तो मुख्य जनरल में। आया बात समझ में कि नहीं आया? संपत्ति पर हरास लगाओगे, क्यों रोकड़ बही? भाई हरास क्या रोकड़ होता है क्या? फिर मुख्य जनरल में। किसमें? मुख्य जनरल में। ठीक है। श्याम प्रसाद से नगद माल खरीदा, श्याम प्रसाद से नगद माल खरीदा, रोकड़ बही में। उधार माल खरीदा, क्रय बही में। उधार माल बेचा, दिमाग में बैठा? कभी भी और माल कैसे पहचानोगे कि भाई ये माल है, ये वस्तु का क्या है, माल है? कैसे पहचानोगे? जैसे पता चलेगा जिस चीज को व्यापार करेगा वो उसका व्यापार माल कहलाएगा। जैसे क्वेश्चन में लिखा रहेगा ना, निधि स्टेशनरी की पुस्तकों पंजी प्रविष्टि करो, तो निधि स्टेशनरी बोल रहे थे, इसका मतलब क्या? उसके लिए माल क्या होगा बताइए? पेन, स्टेशनरी आइटम्स, लेखन सामग्री आइटम, पेन, पेंसिल, रजिस्टर, कागज, पेपर, ये सब क्या होगा उसके लिए? माल होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर अपन को लिखेगा अनिल वस्त्रालय की पुस्तकों में एंट्री करो, तो वस्त्रालय मतलब क्या होता है? कपड़ा। तो फिर कपड़ा खरीदोगे, कोट खरीदोगे, पैंट खरीदोगे, शर्ट खरीदोगे, कोट का कपड़ा खरीदोगे, साड़ी खरीदोगे, ये सब किस में आएगा? उसके माल में आएगा। अब उसी क्वेश्चन में अगर लिखे रहेगा टेबल खरीदा, तो वो माल कहलाएगा क्या? तो फिर उसकी एंट्री मत करना। क्वेश्चन कैसे कर देगा? आपको घुमा फिरा के देगा। तो अगर कपड़ा पहले देखना है कि किस चीज़ का व्यापार करता है, तो जिस चीज़ का व्यापार करता है और उस चीज़ से संबंधित चीज़ें खरीदता है तो उसकी एंट्री होगी। और जो कुछ अदर चीज़ें खरीदेगा, जैसे टेबल खरीदेगा, फर्नीचर खरीदेगा, उसकी एंट्री नहीं होगी। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है अजय फर्नीचर्स, अब क्या करोगे? अजय फर्नीचर्स का मतलब क्या हुआ? फर्नीचर उसका माल है। तो अगर वो टेबल खरीदेगा, चेयर खरीदेगा, अलमीरा खरीदेगा, पलंग खरीदेगा, ये सब क्या होगा उसके लिए? सोफ़ा खरीदेगा, क्या होगा उसके लिए? माल होगा। क्या होगा? माल होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ओके। अब इसमें लिखा रहेगा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा रहेगा, तो क्या करोगे? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा, समझ जाओगे किस चीज़ का बिजनेस करता है वो? फ्रिज का, टीवी का, ये सब उसके लिए माल होगा। तो क्वेश्चन को इसी प्रकार पढ़ोगे। समझ में आ गया? और कभी भी क्रय बही का स्टेप कैसे होता है? कभी माल आप क्रय करते हो या विक्रय करते हो तो उसका माल का डिटेल कैसे लिखते हो? पता है आप लोग को स्टेप क्या होता है माल का डिटेल लिखने का? माल का डिटेल देखिए कुछ इस प्रकार लिखा जाता है। सबसे पहला देखिए, अगर आप माल का क्रय करोगे, पहले माल का विवरण लिखते। क्या लिखते हैं? माल का विवरण। तो माल का विवरण कैसे लिखा जाता है भाई? आप माल का मूल्य लिखते हैं और माल की क्या लिखते हैं? मात्रा। कितना मूल्य में? एक मूल्य की एक मात्रा की मूल्य क्या थी और उसकी मात्रा कितना खरीदा आपने, उसको मल्टीप्लाई कर देते, वो अमाउंट आ जाता है। ऐसी सब लिस्ट लिखते हैं। इसके बाद आप माइनस करते हैं। इसमें क्या माइनस करते हैं? अगर आपने व्यापारिक छूट दिया है तो क्या कर लेते हैं? माइनस कर लेते हैं। व्यापारिक छूट अगर है तो उसको माइनस कर लेते हैं। इसके बाद क्या माइनस करना चाहिए? क्या माइनस करना चाहिए इसके बाद? नगद छूट। गलत भैया, नगद छूट अगर होगा तो फिर उसकी एंट्री तो रोकड़ बही में होगी, यहाँ तो होगी ही नहीं। तो नगद छूट का यहाँ कोई रोल नहीं है। नगद छूट बोला तो एंट्री ही नहीं होने वाली। तो माल का विवरण लिखना, व्यापारिक छूट को घटाना। क्या करोगे? व्यापारिक छूट को घटाओगे। समझ में आ गया? अब इसके उपरांत अगर किसी प्रकार का जीएसटी चार्ज करना है, क्या चार्ज करना है? जीएसटी अगर लगाना, और कहाँ पर इनपुट लगाते, कहाँ पर आउटपुट, आप भली भांति जानते हो। खरीदोगे तो इनपुट, बेचोगे तो आउटपुट। आया बात समझ में? जीएसटी क्या कर दोगे? चार्ज कर दोगे। जीएसटी को जोड़ देना। जोड़ने के बाद जो पैसा आएगा वही तुम्हारा माल का क्या होगा? वास्तविक मूल्य होगा। समझ में आ गया? क्या होगा? वास्तविक मूल्य हो जाएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? वही मूल्य आप लिखेंगे। स्टेप को याद रखना। क्या करोगे बोलो? पहले माल का विवरण लिखोगे। क्या घटाओगे? पहले व्यापारिक छूट की मात्रा, फिर क्या करोगे? जीएसटी जोड़ दोगे। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? नोट करिए। चलिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा आप सभी। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपके बुक का, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए सहायक बही पार्ट 1 चैप्टर निकालिए आप सभी अपने बुक का। सहायक बही पार्ट 1 चैप्टर निकालो अपने बुक का। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा है। निम्नलिखित सौदों को दिलीप की क्रय बही में लिखिए। किस में रखिए बोल रहा है? दिलीप के क्रय बही में आपको लिखने बोलता है। लिखा है 2001 फरवरी रामलाल एंड सन से 50 साड़ियाँ 7 रुपये प्रति साड़ी की दर से खरीदा। 40 थान कमीज का कपड़ा 400 में खरीदा।
और 15 फरवरी को बोल रहा है सतीश एंड ब्रदर्स से 5% व्यापारिक बट्टे पर 20 थान कोट का कपड़ा 30 रुपये प्रति थान की दर से, 40 धोती 9 रुपये प्रति थान की दर से और 50 कमीज का कपड़ा 740 रुपये की दर से उन्होंने क्या किया, खरीदा। देख के क्या लगता है किस प्रकार का व्यापार करते हैं लोग? किसके लिए? कपड़े का। तो कपड़ा उसके लिए माल होगा। देखो दोनों ही लेन देन ढंग से पढ़ो, दोनों ही लेन देन क्या है, उधार लेन देन है। दोनों ही लेन देन कैसा लेन देन है, उधार लेन देन है। तो उधार लेन देन है, इसको कैसे बनाएंगे, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ देखिए। तो कभी भी याद रखना, क्रय बही बनाने बोला ना तो ऊपर हेडिंग लिखना किसकी पुस्तक में, दिलीप। तो लिखना दिलीप की, ऊपर हेडिंग लिखना दिलीप की पुस्तकों में, दिलीप की पुस्तकों में क्रय बही। दिलीप की पुस्तकों में क्या लिखना, क्रय बही। ठीक है, तो ऊपर हेडिंग लिखना क्रय बही और कॉलम कुछ इस प्रकार बनाते हैं अपन लोग क्रय बही का। ये कॉलम बनेगा, चाहे क्रय बही हो विक्रय बही हो, दोनों का कॉलम एक ही जैसे बनता है। ठीक है, तो कॉलम बना लेना क्रय बही का, ये तुम्हारा कॉलम हो जाता है। तो दिस इज योर कॉलम ऑफ क्रय बही। ठीक है, ये आपकी क्रय बही का कॉलम। ये वाला कॉलम होता है तिथि का, ये कॉलम होता है विवरण का, ये वाला कॉलम होता है आप लोगों के खाता पृष्ठांक का। ठीक है, सॉरी खाता पृष्ठांक नहीं बल्कि बीजक क्रमांक का। और ये वाला कॉलम होता है खाता पृष्ठांक का। ये कॉलम होता है आपके सकल राशि का कॉलम होता है। और ये बाहर का आपका शुद्ध राशि का कॉलम होता है। किसका कॉलम होता है, शुद्ध राशि का। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या लिखा पढ़ो, 1 फरवरी सन 2000। क्या लिखा है, साल 2000 और कौन सी तारीख है, 1 फरवरी। ठीक है, 1 फरवरी लिखा है। तो चलिए सबसे पहले क्या लिखा पढ़ो, रामलाल एंड सन्स से, रामलाल एंड सन्स से। देखो सबसे पहले रामलाल से माल खरीद रहे हो आप लोग, तो राम देखो सिर्फ अगर रामलाल लिखता, किसी व्यक्ति का नाम देता रामलाल लिखता तो उसके आगे श्री लगाते। क्या लगाते, श्री रामलाल। लेकिन ये क्या बोल रहा है, रामलाल एंड सन्स। तो रामलाल एंड सन्स एक व्यापार का नाम होता है। किसका नाम होता है, तो व्यापार को अगर इज्जत से संबोधित करोगे, जैसे व्यक्तियों के नाम के आगे मिस्टर या मिस या फिर श्री लगाते हैं ना, व्यापार के नाम के आगे क्या लगाया जाता है, मेसर्स। क्या लगाया जाता है, मेसर्स। तो आपको हमेशा लिखना है मेसर्स। क्या लिखोगे, मेसर्स रामलाल एंड सन्स। क्या लिखोगे, मेसर्स रामलाल एंड सन्स लिख देना, मेसर्स रामलाल एंड सन्स। अब क्या क्या खरीदे, देखो क्या लिखा, देखो खरीदा पहले 50 साड़ी 7 रुपये प्रति साड़ी की दर से। पहले क्या खरीदा आपने, साड़ी खरीदा। क्या खरीदा, साड़ी। तो देखो कितना साड़ी खरीदा, 50 साड़ी खरीदा 7 रुपये प्रति साड़ी की दर से। 50 साड़ी 7 रुपये प्रति साड़ी की दर से। तो भाई कितने रुपए का साड़ी खरीदा, 50 साड़ी खरीदा। तो पहले साड़ी का क्या करो, मात्रा लिखो, कितना साड़ी खरीदा, 50 साड़ी। एक साड़ी का मूल्य कितना था, 7 रुपये प्रति साड़ी। ठीक, यानी कि आपने एक साड़ी 7 रुपये में, तो 50 साड़ी कितने में खरीदा होगा, 350। तो सकल वाली राशि में कॉलम में लिख देना 350 रुपये। आया बात समझ में। फिर देखो उसके पश्चात क्या लिखा है, 40 थान कमीज का कपड़ा, 40 थान कमीज का कपड़ा खरीदा। क्या खरीदा, कमीज का कपड़ा। तो बोलो कमीज का कपड़ा कितना थान खरीदा, 40 थान। क्या इसमें ऐसा लिखा है 400 रुपये प्रति थान, पढ़ो, क्या कहीं भी 400 रुपये प्रति थान या @ लिखा है क्या? तो सीधा 400 मतलब वो 40 थान का कीमत दे दिया 400। तो फिर गुणा करने की आवश्यकता नहीं। गुणा कब करोगे, जब प्रति वर्ड लिखा रहे। जब नहीं लिखा रहे तो सीधा क्या कर दो, तो बोल रहा है कि 40 थान का कपड़ा आपने कितने में खरीदा, सीधा 400। तो निकाल के दे दिया 400। जब निकाल के दे दो डायरेक्ट लिख दिया करो। समझ में आ गया? ठीक। अब क्या करोगे, और कुछ खरीदा इससे नहीं, अब इन दोनों को जोड़ोगे, कितना आएगा, 750। अब याद करो इसमें क्या घटाया जाता था, बट्टा, व्यापारिक बट्टा। क्या इसमें दिया व्यापारिक बट्टा? नहीं सर, इसमें तो नहीं दिया। रामलाल के साथ तो कोई व्यापारिक बट्टा नहीं, तो मत घटाना। फिर इसमें याद करो जोड़ते थे जीएसटी। क्या दिया है जीएसटी? नहीं सर, वो भी नहीं दिया, तो उसको भी कुछ मत करना। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हो गया कैलकुलेट 750। तो 750 क्या कुछ है, तो इसको बाहर निकाल देना। 750 को क्या कर देना, बाहर निकाल देना। समझ आ गया? ठीक। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं 15 फरवरी की। किसकी बात करते हैं, 15 फरवरी। तो देखो 15 फरवरी को क्या हुआ, 15 फरवरी को लिखा है सतीश एंड ब्रदर्स से। क्या लिखा है, सतीश एंड ब्रदर्स से। ये भी व्यापार का नाम है, लिखना मेसर्स सतीश एंड ब्रदर्स से। प्रेसर सतीश एंड ब्रदर्स से क्या क्या खरीदा भाई, प्रेसर सतीश एंड ब्रदर्स से पढ़ो। पहला आपने खरीदा 20 थान कोट का कपड़ा। क्या खरीदा, तो पहले कोट खरीदा 20 थान। कितना थान, 20 थान। कितना लिखा, अमाउंट पढ़ो, 30 रुपये प्रति थान। क्या करना चाहिए, गुणा करना चाहिए। हाँ सर करना चाहिए, 30 रुपये प्रति थान। तो एक थान 30 रुपये का, तो 20 थान कितने का हुआ, बोलो 600 रुपये का हो गया। फिर उसके बाद क्या खरीदा, पढ़ो, धोती। धोती खरीदा आपने, धोती कितना जोड़े, 40 जोड़े। और कितना बोल रहे ना इसमें, कितने प्रति जोड़ी, 9 रुपये प्रति जोड़ी। तो 40 गुणित कितना करोगे, 9 रुपये, कितना आ जाएगा, 360। फिर उसके उपरांत क्या लिखा पढ़े, 50 थान कमीज का कपड़ा। कमीज का कपड़ा खरीदा। हाँ बोलो कितना खरीदा, 50 थान। क्या है, प्रति वर्ड लिखा है, सीधा क्या करोगे, बाहर लिख दोगे 740। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, इजी है कि नहीं है? अब इन सबको जोड़िए, 6 7 6 3 9,
9 7 1600 1700 कितना आ गया टोटल। क्या घटाते इसमें है कि नहीं है, देखो कितना है 5%। तो व्यापारिक छूट घटा देना कितना परसेंट 5%। कितना बताओ इसका 85 आएगा 5%, निकाल के देख लो आएगा कि नहीं आएगा। घटाने से कितना है 1615। आगे कोई जीएसटी वगैरह है नहीं है, तो इसको सीधा सामने बाहर निकाल देना 1615। क्या और कुछ चीज़ का लेन देन है यहाँ पे, नहीं सर और कुछ तो है नहीं। तो बेटा बस इसको क्या कर दीजिएगा टोटल कर दीजिए। चलिए 750 और 15 को जोड़िए, 1615 और 750 को जोड़ दीजिए, 5 6 7 6 13 1 263 65 23 65 कितना आ गया 23 65। ये क्या आ गया आपका योग आ गया, क्या आ गया योग। और ये आपका खाता भी बन कर सॉरी क्रय भी बनकर क्या हो गया तैयार। इजी है कि हार्ड है, एकदम इजी है। कुछ पूछना है नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा आप सभी। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 1। चलो मैं आप लोग को एक विक्रय बही का क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है। किसका बताऊंगा विक्रय बही का, ठीक। चलिए देखिए विक्रय बही से संबंधित क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों को। जैसे कि आपके बुक में एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, नए बुक में तो क्वेश्चन नंबर 7 है, पुराने बुक में देख लीजिएगा कितना नंबर है। निम्नांकित व्यवहारों को मित्तल एंड सन्स की विक्रय बही में लिखिए। किसमें लिखिए मित्तल एंड सन्स की। किसकी विक्रय बही में लिखना है अपन लोगों को मित्तल एंड सन्स की विक्रय बही में लिखना है। मित्तल एंड सन्स की विक्रय बही में आप लोगों को लिखना है, ठीक है। तो चलो बनाते। विक्रय बही का कॉलम भी बिल्कुल क्रय बही के कॉलम जैसा ही रहेगा। और देखो लिखा क्या इसमें, देखो लिखा है निधि स्टेशनरी हाउस कानपुर को बेचे, कीर्ति स्टेशनरी को बेचे, फिर उसके बाद किशोर स्टेशनरी को बेचे, सब लिखा है ना। स्टेशनरी की बात हो रही है। तो बताओ ये कैसा व्यापार करते हैं। तो स्टेशनरी आइटम पेन पेंसिल ये सब उनके लिए माल कहलाएगा। तो पहला निधि 5 मार्च निधि स्टेशनरी को बेचे। बोलो इसकी एंट्री होगी कि नहीं होगी 2003 5 मार्च। बताओ ये उधार है ना और माल का भी बिक रहा है तो एंट्री होगी। क्यों नहीं होगी भाई, निधि स्टेशनरी कानपुर को बेचे, उधार तो है। क्या इसमें लिखा है नगद है, नगद होता या कोई संपत्ति बेचता तो फिर उसकी एंट्री नहीं होती, ठीक है। तो पहले नगद बेचे तो 5 मार्च लिखेंगे निधि, मेसर्स निधि स्टेशनरी को क्या लिखेंगे मेसर निधि स्टेशनरी, मेसर्स निधि स्टेशनरी लिखना, ठीक है। को लिख देना। कितना कितना बेचे बताओ। पहला 30 पेंसिल, पहला बेचे पेंसिल, देखो पेंसिल बेचे। कितना पेंसिल बोलता है 30 दर्जन पेंसिल 25 रुपये प्रति दर्जन। 30 दर्जन पेंसिल 25 रुपये प्रति दर्जन। गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे, कितना आ जाएगा 750। इसके पश्चात फिर उसके बाद देखो क्या लिखा है 25 दर्जन पेन, 25 दर्जन पेन 6 रुपये प्रति पेन, 6 रुपये प्रति पेन। 25 दर्जन पेन 6 रुपये प्रति पेन बोल रहा है बॉस, 6 रुपये क्या बोल रहा है प्रति पेन। तो देखो अब ये तो गड़बड़ हो गया ना, बोल रहा है इसमें 25 दर्जन पेन है लेकिन प्रति दर्जन बोलना चाहिए था इसको। ये तो 6 रुपये प्रति पेन बोल रहा है, तो प्रति दर्जन का मूल्य क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। हाँ देखो क्या बोल रहा है 25 दर्जन पेन है, 25 दर्जन पेन है बट 6 रुपये प्रति पेन। तो गुणा नहीं कर सकते, दर्जन दर्जन के साथ गुणा होगा ना, तो उसको दर्जन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखेंगे इधर देखिए, तो अपन लिखेंगे 5 मार्च वाला देखना। सुनो क्या बोल रहा है, एक पेन का कीमत, एक पेन का मूल्य, एक पेन का मूल्य बराबर कितना रुपये बताओ 6 रुपये। यही तो बोल रहा है। बताओ एक दर्जन में कितने नग होते हैं 12, तो इसलिए 12 पेन का मूल्य नहीं बोल सकते। कितना हो जाएगा 6 × 12 कितना हो जाएगा 12 छक्के 72। तो 72 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा 72 रुपये प्रति दर्जन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब गुणा कर सकते हैं, तो 25 × 72 कर दो 1800 रुपये। कितना आ जाएगा 1800। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, पेन हो गया बस खत्म। और कुछ है इसके अलावा, नहीं सर इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। चलिए जोड़िए कितना होगा 0 5 8 7 15 की 5 हाथ में 1 6 सॉरी 2 2550। कितना आ जाएगा 2550 आ जाएगा, ठीक है। इसके पश्चात इसमें क्या घटाया जाएगा, व्यापारिक छूट या बट्टा घटा देंगे। कितना परसेंट बोला है 10% घटा दो 255 घटाइए यहीं पे। 5 14 में से 5 जाएगा 9, उसके बाद फिर ये कितना बच जाएगा 4 में से 2 जाएगा 2 और ये 2 2295। कितना आ गया 2295। मानते हो कि नहीं मानते हो। क्या इसके आगे कोई जीएसटी वगैरह है, तो इसी को क्या कर देंगे बाहर निकाल देंगे 2295। समझ आ गया कि नहीं आ गया। इसके बाद देखो फिर क्या लिखा है, कीर्ति स्टेशनरी को बेचे। किसको बेचे, कृति स्टेशनरी को बेचे। कृति स्टेशनरी को भी बेच रहे हो आप, क्या करना चाहिए लिखना चाहिए। तो देखो कीर्ति स्टेशनरी को बेचे, कीर्ति स्टेशनरी को बेचे, कीर्ति स्टेशनरी को बेचे। हाँ तो लिखना मेसर्स कीर्ति स्टेशनरी। क्या लिखना मेसर्स कीर्ति स्टेशनरी, मेसर्स कीर्ति स्टेशनरी। चलो समझो मेसर्स कीर्ति स्टेशनरी, ध्यान दीजिएगा। 10 ग्रूस रबड़, क्या बोल रहा है 10 ग्रूस रबड़
10 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 ग्रूस रबड़, रबड़ है, क्या है, रबड़ है, 10 ग्रूस रबड़। ग्रूस समझते हो क्या होता है, ग्रूस? एक दर्जन में कितने नग होते हैं? 12 नग, ठीक है, एक दर्जन में। और एक ग्रूस में कितने नग होते हैं पता है? 12 दर्जन। हाँ, एक ग्रूस में कितने दर्जन होते हैं? 12 दर्जन। एक दर्जन में 12 नग। और ग्रूस अगर बोलेगा ना, समझ जाना 12 दर्जन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? 12 दर्जन की बात कर रहा है। देखो बॉस, 10 ग्रूस रबड़ 10 रुपये प्रति दर्जन। देखो यहाँ ग्रूस ग्रूस देना चाहिए था, परंतु क्या कह दिया? 10 रुपये क्या बोल दिया? प्रति दर्जन। एक दर्जन की कीमत दे रहा है, हमको कितने दर्जन की चाहिए? 12 दर्जन की। तो अपन लिखेंगे, कौन सा वाला तारीख है? 10 मार्च वाला है। अपन लिखेंगे एक दर्जन रबड़ की कीमत, एक दर्जन रबड़, एक दर्जन का मूल्य। देखो रबड़ का एक दर्जन का मूल्य कितना दिया है? बोलो बोलो बोलो। 10 रुपये दिया है प्रति दर्जन, 10 रुपये प्रति दर्जन। तो अपन को दर्जन से मतलब नहीं, ग्रूस से मतलब है। यानी 12 दर्जन की कीमत फिर कितनी होगी? 12 दर्जन की कीमत कितनी होगी? 10 रुपये इंटू 112 रुपये, कितना आ जाएगा? 120 रुपया। कितना आ जाएगा? 120। तो यहाँ रबड़ लिखेंगे 120 रुपये एक दर्जन का कीमत है। तो यहाँ कितना ग्रूस खरीद रहे हो? सॉरी, 12 ग्रूस खरीद रहे हो, 10 ग्रूस और प्रति ग्रूस का कीमत कितना आया? 120 रुपये प्रति ग्रूस, 120 रुपये प्रति ग्रूस। नहीं आया समझ में? गुणा कर दो, 1200 आ जाएगा। नहीं आया समझ में? भाई 10 ग्रूस का है ना, एक ग्रूस का कीमत कितना आया? 120। तो 10 ग्रूस का 1200 रुपया। समझ गए? इसके बाद नोटबुक क्या दिया? फिर नोटबुक दिया। देखिए नोटबुक कितना दिया है, देखिए लिखा है 20 दर्जन नोटबुक 12 रुपये प्रति दर्जन। ये ठीक है, 20 दर्जन बोल रहा हूँ, 12 रुपये प्रति दर्जन। तो 20 रुपये क्या, 20 दर्जन और इंटू 12 रुपये प्रति दर्जन। गुणा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, ठीक। तो कितना हो जाएगा? 20 इंटू 12 करो, 240 रुपये। कितना आ जाएगा? 240 रुपये। इसके अलावा और कुछ खरीदे इससे? नहीं। चलिए जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 1440। क्या इसे बट्टा वट्टा दिया है? देखो चेक करो कहीं। नहीं सर, बट्टा तो इसमें दिया नहीं है। तो जाने दो, फिर सीधे जोड़ के क्या करो, बाहर निकालो 1440। इसके पश्चात देखो अगला डेट कौन सा दिया है? 20 मार्च। हाँ 20 मार्च। चलिए 20 मार्च लिखिएगा डेट। बताइए 20 मार्च का क्या डेट दिया है? हाँ, किशोर स्टेशनरी लिखना, मेसर्स किशोर स्टेशनरी। बोलो क्या क्या खरीदे? पहला देखो लिखा है रिम कागज 70 रुपये प्रति रिम कागज। रिम कागज खरीदे। क्या खरीदे? रिम कागज। और क्या बोल रहा है कि कितना रिम कागज खरीदे? 20 रिम कागज खरीदे और 70 रुपये प्रति। इसमें ठीक ठाक है ना? 70 कॉम्बिनेशन है कि नहीं है? रिम का कॉम्बिनेशन है ना? तो एक रिम कागज की कीमत कितना है? 70 रुपये। चलो गुणा करो, 1400 रुपये। फिर क्या खरीदे? पढ़ो। 5 पैकेट 8 पेपर। क्या खरीदे? 8 पेपर लिखो। हाँ, कितना खरीदे? 5 पैकेट 8 पेपर। एक पैकेट की कीमत कितना दिया है? नहीं सर, कुछ और दिया है। लिखा है 5 पैकेट 8 पेपर, 100 रुपये, 100 कागज प्रति पेपर, मतलब 100 कागज प्रति पैकेट। एक पैकेट में 100 कागज है और 10 पैसे प्रति कागज की कीमत है। कितने कागज कीमत है यार? यहाँ पे पैकेट का कीमत चाहिए। अपन 5 पैकेट खरीदे, एक पैकेट का कीमत दिया है क्या? निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो एक पैकेट का कीमत। तो क्या बोला है? एक कागज की कीमत कितनी है? 10 पैसे। एक कागज की कीमत 10 पैसे। और एक पैकेट में कितने कागज है? तो 100 कागज की कीमत अगर निकाले तो एक पैकेट का कीमत नहीं निकल आएगा। 100 कागज की कीमत निकाल लो। तो अपन लिखेंगे, इसलिए कितना नंबर है? 15 मार्च। देखो 20 मार्च वाला है। देखो 20 मार्च को क्या बोला है? एक कागज की का मूल्य, एक कागज का मूल्य बराबर कितना रुपया बोल रहा है? 10 पैसे। कितना बोल रहा है? 10 पैसे। 10 पैसे। इसलिए कितने कागज चाहिए? 100 कागज का मूल्य। 100 कागज का मूल्य निकाले। 100 कागज का मूल्य कैसे निकालोगे? 100 कागज का मूल्य कैसे करोगे? हाँ, 10 पैसे बोला है। 100 कागज गुणित 10 पैसे को मैंने क्या मानने बोला है? हमेशा 10% की तरह माने करो। सिखाएंगे नहीं सिखाएं? तो 10% बोलना। 10 पैसे मतलब 10%। तो देखो एक शून्य कट गया, एक शून्य कट गया, एक शून्य कट गया, एक शून्य। कितना आ गया? 10 रुपये। यानी 100 कागज का मूल्य कितना है? तो एक पैकेट में कितने कागज है? 100। तो क्या होगा? एक पैकेट का कीमत आ गया। एक पैकेट का कीमत कितना? 10 रुपया। नहीं समझे? तो कितना आ गया? 50 रुपया। ठीक, घटाइए, जोड़ दीजिए इन दोनों को। 1450। 2 माल खरीदे, 1450। क्या बट्टा दिया इसमें? नहीं सर। तो इसी को क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे। चलो बाहर निकाल दो। हो गया? और कुछ है इसके अलावा? और कुछ नहीं। जोड़िए चलिए। 2295, फिर 1440 और फिर 1450। चलिए जोड़िए। 5 9 4 13 5
18 की 8 हाथ में 1, 4 4 8 8 2 10 10 और 1 11 की 1 हाथ में 1 2 और 1 3 3 और 1 4 4 और 1 5 5185 5185 आ गया योग। नहीं आया समझ में? तो बच्चों क्रय बही और विक्रय बही समझ में आया कि नहीं आया आज आप लोगों को? आ गया? अब सुनिए हमारी बात, हम इससे रिलेटेड आपको कुछ होमवर्क सेंड करेंगे, PDF सेंड करेंगे, ठीक है? जो बच्चों को चाहिए उन लोग भी हमसे मांग सकते हैं अगर बनाना होगा क्वेश्चन तो आप लोग PDF हम आपको सेंड करेंगे, तो फिर आप उससे होमवर्क बना के लाएंगे, समझ गए? और कुछ थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन हम कल देखेंगे, ठीक? तो अभी फिलहाल क्रय बही और विक्रय बही का कॉन्सेप्ट समझ में आया? जब भी प्रति होगा तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, और उसका कीमत नहीं दिया तो कीमत निकाल के फिर क्या करो? मल्टीप्लाई करो। क्लियर है आप सभी को? कोई दिक्कत? चले हम आगे? ओके चलिए, अगली मुलाकात नेक्स्ट क्लास में होगी। अभी होमवर्क बनाएंगे जो हम आपको भेजेंगे। थैंक यू।